So hello everyone and welcome back to YouTube channel of Law Prep Tutorial. So today we will do the paper analysis of previous year A-Late paper. So if we have to talk about the difficulty level, it will be for analytical part. It will be between moderate to tough. There was one passage related to direction distance that was easy, but apart from that, I will rate it moderate to tough. So let's start. So let's start with easy passage. So let's start with direction passage. So some information was given related to the passage and we have to draw the diagram on that basis. So 5 towers made by civilization X were declared to be the protected heritage building. Uniquely, 4 of them are placed geographically such that they are the vertices of a square. So let's draw a square. जो 5 towers की places है वो एजेस के ऊपर है 4 तो, और एक टावर जो है वो सेंटर में है. The fifth is placed at the point of intersection of the two diagonals, means intersection point कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा. Let the towers be named as A, B, C, D and E. The following information is given to you about the 5 towers. अब information के basis पे अपन को towers को place करना है. So information क्या given है, C, A and B are in a straight line that runs from southeast to northwest. So southeast to northwest कौन सा direction हो जाएगा, ये north है, this is south, this is east and this is west. So direction क्या given है, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट. इस डायरेक्शन के अंदर ये 3 टावर होंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर. सो इस डायरेक्शन के अंदर होंगे, पर अपन को पर्टिकुलर प्लेस नहीं पता कि सी ए बी कौन से, सी इधर होगा या फिर इधर होगा या फिर इधर होगा, वी डोंट नो. क्लियर. तो सी ए बी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होंगे. इफ वन लुक्स डायरेक्टली ईस्ट फ्रॉम बी, अगर बी से कोई ईस्ट की तरफ देखता है, नो टावर इज विजिबल, कोई भी टावर जो है विजिबल नहीं है. अगर यहां पे भी मैं एक शॉर्ट कंपास ड्रॉ करता हूं, ईस्ट डायरेक्शन ही हो जाता है, नॉर्थ यहां पे आ जाएगा, वेस्ट एंड साउथ. तो अगर कोई ईस्ट की तरफ देख रहा है बी से तो कोई टावर विजिबल नहीं है. अगर बी को अपन यहां रखेंगे तो विजिबल होगा डेफिनेटली कोई टावर, बी को यहां रखेंगे तब भी विजिबल होगा. तो बी के लिए सिर्फ एक ही जगह जहां पे ईस्ट की तरफ उसको कोई विजिबल टावर नहीं दिखे. दिस इज नॉट ट्रू फॉर ए एंड डी, मतलब ए और डी से कोई ना कोई टावर विजिबल होगा. तो ए यहां पे भी आ सकता है, देखते हैं. If one looks directly north from D, a tower is visible. अगर कोई D से नॉर्थ की तरफ देख रहा है मतलब डेफिनेटली D यहाँ पे आ जाएगा, a tower is visible. This is not true for A and D, मतलब A यहाँ पे आ जाएगा. C A B एक स्ट्रेट लाइन में थे तो C यहाँ पे आ जाएगा, और एक टावर कौन सा बचा, E. क्लियर. तो ये अपने 5 पोजीशन 6 हो गए टावर की. अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन से उनको देखते हैं. Based on the above information, which tower is in the center? सेंटर के अंदर कौन सा टावर आ जाएगा, C आ जाएगा अपने पास. तो ऑप्शन नंबर C will be the right answer. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If one seeks to travel to D from A से D की तरफ जाना है तो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा. A से D की तरफ जाना है तो कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, ये साउथ डायरेक्शन. तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D, साउथ. क्लियर. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. If one seeks to travel to B from A से B की तरफ जाना है तो कौन से डायरेक्शन के लिए जाएगा. A से B के लिए जाना है तो ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ईस्ट था या साउथ था, ये डायरेक्शन कौन सा होगा, साउथ ईस्ट. क्लियर. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, साउथ ईस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट सनसेट ए शैडो पॉइंट, सनसेट के टाइम पे ए की शैडो किधर पॉइंट करेगी अपन को ये बताना है. तो डायग्राम के थ्रू देखते हैं. ए यहाँ पे अपना सनसेट के टाइम सन किस तरफ होगा, यहाँ पे होगा, और शैडो किस तरफ ड्रॉप होगी, इस तरफ ड्रॉप होगी. तो ए की शैडो जो होगी ई की तरफ ड्रॉप होगी, सो टुवर्ड्स ई. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अ कंपास कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. अच्छा, ये जो अपन ने डायग्राम बनाया था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपन ने कर लिए, बहुत सिंपल थे. मैंने आपको कहा था एक पैसेज है जिसके बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आए, वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का ही था. क्लियर. अब 114 to 117 जो क्वेश्चन है वो थोड़े अलग है, डायग्राम से रिलेटेड नहीं है. A compass consists of 2 parts, a magnetic needle that points toward the magnetic north and a circular piece of paper with the directions written on it. If somehow the piece of paper rotates a quarter circle counterclockwise, which geographic direction does the needle point? चलो इसको डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करके देखते हैं अपन. अगर कंपास ड्रॉ करते हैं
this will be our north, south, east and west. This will be southwest, northeast, साउथ एंड दिस विल बी नॉर्थ वेस्ट. क्लियर? ये अपना रेगुलर कंपास होता है जो एकदम सही है. पर यहां पे क्या हो रहा है जो पीस ऑफ पेपर है नीचे का वो रोटेट कर रहा है क्वार्टर सर्कल काउंटर क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं हो जाता है और क्वार्टर सर्कल एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ रोटेट हो जाएगा. एक क्वार्टर ये वाला होगा. सो ये पूरा का पूरा रीजन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है. मींस ये ऐसे पूरा शिफ्ट हो रहा है. तो शिफ्ट होने के बाद अगर डायरेक्शंस नोट डाउन करते हैं तो नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा. ये सब एक एक करके नीचे शिफ्ट हो जाएंगे. नॉर्थ के बाद नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, देन वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा. तो पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली क्वेश्चन में, विच डायरेक्ट ज्योग्राफिक डायरेक्शन डज द निडल पॉइंट. निडल किस तरफ पॉइंट करेगी? अगर ये पूरा का पूरा क्वार्टर इस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे अपना आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट. तो एग्जैक्टली निडल किस तरफ पॉइंट करेगी? ईस्ट की तरफ. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर. अगर कंपास क्वार्टर एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट हो जाता है तो निडल किस तरफ पॉइंट करेगी? निडल तो जहां पॉइंट कर रही होगी उसी अकॉर्डिंग पॉइंट करेगी, भले नीचे का पेपर जो है जहां पे डायरेक्शन रिटर्न है वो रोटेट हो गया हो. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A is holding a compass and at the time of sunrise he points it towards the direction of sunrise and sees that it reaches southwest. That means the compass has rotated. अब यहाँ पे A ने कंपास होल्ड कर रखा था. इसको इरेज कर देते हैं, इसी के ऊपर ड्रॉ कर देंगे. साउथ वेस्ट शो हो रहा है उसको सनराइज के टाइम पे. सनराइज के टाइम पे सन किधर होता है? ईस्ट की तरफ होता है. और ये डायरेक्शन उसको क्या शो हो रही है? साउथ वेस्ट. क्लियर? सो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो सारी चीजें रोटेट हो गई है. and he points it towards the direction of sunrise and sees that it reads southwest. This means the compass has rotated. अगर ये वाली चीज यहां पे आ गई है तो कितना डिग्री कंपास रोटेट हुआ है? This is 90 and this is 45. So 90 plus 45 will be 135 degree. So 135 degree anti-clockwise turn हो गया है कंपास. So our answer will be 135. काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज. और अगर इसको क्लॉकवाइज काउंट करते हैं तो यहां से जो डायरेक्शन होगा वो कितना आ जाएगा? 225 डिग्रीज. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर. साउथ वेस्ट यहां होना चाहिए था पर कंपास के अंदर उसको शो यहाँ पे हो रहा है. तो कितना डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो गया? 135 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज. क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. In the fact of the questions above, what actual direction is northwest? इसी क्वेश्चन के अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की जगह रियल डायरेक्शन कौन सा अपन को फाइंड आउट करना है. सो अगर इसको पूरा अगर अपन नोट डाउन करते हैं, साउथ वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा. सो यहाँ पे साउथ आ जाएगा, यहाँ पे साउथ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ पे साउथ, देन दिस इज साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट के बाद ईस्ट. तो यहाँ पे कौन से डायरेक्शन की बात करी गई? नॉर्थ वेस्ट की तरफ कौन सा पॉइंट होगा? तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ ईस्ट आ जाएगा. तो आवर आंसर विल बी क्या मिस्टेक हुआ? इन द फैक्ट्स ऑफ क्वेश्चन अबाउट व्हाट एक्चुअल डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट, व्हाट एक्चुअल डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट ऑन द कंपास. नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक्चुअल डायरेक्शन कौन सा होगा? अगर यहाँ पे साउथ वेस्ट आ रहा है, दिस विल बी साउथ, दिस विल बी साउथ ईस्ट, दिस विल बी ईस्ट, नॉर्थ. व्हाट एक्चुअल डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट ऑन द कंपास पॉइंटिंग टूवर्ड्स. अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट. ईस्ट के बाद क्या आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट के बाद क्या आ रहा है? नॉर्थ. एंड नॉर्थ के बाद क्या आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट. देन नॉर्थ वेस्ट के बाद वेस्ट. तो यहाँ पे अपन से पूछ रहा है नॉर्थ वेस्ट जहाँ पे शो हो रहा है वहां पे एक्चुअल कौन सा होना चाहिए था. तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे शो हो रहा है? ये शो हो रहा है नॉर्थ वेस्ट, पर यहाँ पे एक्चुअल डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए था? साउथ. क्लियर? सो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ. क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन. थोड़ा सा रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम हो गया था, उस कारण से अपन का थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था. पर यहाँ पे पूछ रहा था अगर
जो कंपास अपन ने रोटेट किया था उस अकॉर्डिंग अगर सारी डायरेक्शंस को प्लेस करते हैं तो जो नॉर्थ वेस्ट शो होगा वो एक्चुअल में कौन सा डायरेक्शन होगा। क्लियर। तो यहाँ पे अपने जो क्वेश्चंस आए थे डायरेक्शन से रिलेटेड वो सारे कर लिए अपन ने, बहुत इजी क्वेश्चन थे जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने सॉल्व किए। तो नेक्स्ट पैसेज लेते हैं अपन। नेक्स्ट पैसेज अपन ले लेते हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो आया था, जिसमें अपन को डेफिनेशंस गिवन थी। फर्स्ट कजन क्या होता है, सेकंड कजन क्या होता है, वो सेकंड कजन वंस रिमूव क्या होता है, सेकंड कजन ट्वाइस रिमूव क्या होता है, सबकी डेफिनेशन अपन को ऑलरेडी पैसेज के अंदर गिवन थी। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स ग्रैंडसन्स, पैटर्नल ग्रैंडसन्स, सिस्टर्स, फादर्स फादर्स फादर इज एक्स। यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, एक्स के ग्रैंडसन, एक्स का ग्रैंडसन, एक्स ग्रैंडसन्स, सिस्टर्स फादर, एक्स ग्रैंडसन, पैटर्नल ग्रैंडसन मतलब इसका ग्रैंडसन वापस से पैटर्नल ग्रैंडसन, ग्रैंडसन की सिस्टर, सिस्टर्स फादर 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 इज एक्स। एक्स का रिलेशन बताना है इस पर्सन के साथ, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सन हो जाएगा। एक्स का ग्रैंडसन का पैटर्नल ग्रैंडसन की सिस्टर के बारे में बात हो रही है, उसके फादर के फादर के फादर, तो कौन हो जाएगा एक्स का रिलेशन उसके साथ, सन हो जाएगा। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। एक्स एंड वाई आर सिस्टर्स, X and Y are sisters. A is X grandson's niece. X का ग्रैंडसन कौन होगा, X के ग्रैंडसन की नीस होगी A। डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन को नहीं पता यहाँ पे मेल आएगा फीमेल आएगा, इसलिए अपन ने ड्रॉप कर दिया वहां पे ब्लैंक स्पेस। Y जो है A का क्या रिलेशन है Y और A के साथ, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट ग्रेट आंट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। यहां तक आंट ग्रेट आंट आएगा, उसके ऊपर अपन जाएंगे तो ग्रेट ग्रेट आंट आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड आंट क्यों नहीं आंसर हो सकता, क्योंकि पैसेज के अंदर अपन को मेंशन है कि ग्रेट यूजुअली यहाँ पे पैसेज में अपन को मेंशन था कि एग्जैक्टली जो ग्रैंड वर्ड होता है उसका साउंड अच्छा नहीं आता, मतलब वो सूटेबल नहीं होता यूज के लिए, इसलिए अपन ग्रेट यूज करते हैं ग्रैंड की जगह पे। क्लियर। तो ये पैसेज के अंदर मेंशन है, एग्जैक्ट लाइन अगर मैं चेक करके आपको बताता हूं, ग्रैंड आंट जस्ट साउंड्स अ बिट वियर्ड, इसलिए अपन ने ग्रेट यूज करते हैं उस जगह पे। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वुड बी एक्स सेकंड कजन्स वंस रिमूव। अब अगर अपन फर्स्ट कजन सेकंड कजन की बात करते हैं तो फर्स्ट कजन कौन होता है, जिसके साथ अपन अपने ग्रैंड पेरेंट शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप हो ये तो आपके सिबलिंग हो जाएंगे, सेम पेरेंट्स है तो। क्लियर। अब आपके जो पेरेंट्स हैं उनके जो सिस्टर या आपके जो पेरेंट्स हैं उनके जो ब्रदर और सिस्टर है, उनका जो सन और डॉटर है वो आपका क्या कहलाएगा, फर्स्ट कजन। पर आप दोनों के बीच में कॉमन जनरेशन, कॉमन एंसेस्टर कौन आ रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं। तो जिनके बीच में कॉमन एंसेस्टर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं फर्स्ट कजन आपके। क्लियर। उसी अकॉर्डिंग सेकंड कजन कौन होता है, जिसके बीच में आपके एंसेस्टर जो होते हैं ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स होते हैं। क्लियर। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। क्लियर। तो ये साइकिल आगे से आगे बढ़ती जाएगी, उस अकॉर्डिंग अपन को मूव करना है। सारी डेफिनेशन अपन को ऑलरेडी मेंशन है वैसे इसके अंदर कि फर्स्ट कजन कौन होते हैं, जिनके साथ अपन अपने ग्रैंड पेरेंट्स शेयर करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सेकंड कजन्स कौन होते हैं, जिनके साथ अपन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स शेयर करते हैं। क्लियर। तो उस अकॉर्डिंग वो मूव करता रहेगा। सेकंड कजन वंस रिमूव, फर्स्ट कजन वंस रिमूव क्या होता है, अगर एक जनरेशन का गैप आता है, फॉर एग्जांपल आपको जो फर्स्ट कजन था उसका जो सन और डॉटर है वो आपका क्या रिलेशन लगेगा उसके साथ, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कजन वंस रिमूव। एक जनरेशन नीचे आ गया इसलिए वंस रिमूव। सेम अगर इसी के फादर का रिलेशन पूछते अपने साथ तो यहाँ पे भी फर्स्ट कजन वंस रिमूव्ड आता है अपना। एक जनरेशन के गैप में वंस रिमूव्ड आता है, टू जनरेशन के गैप के अंदर क्या आ जाता है, ट्वाइस रिमूव्ड। क्लियर। चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following would be X second cousin once removed? तो यहाँ पे अपन सबका डायग्राम बना के देखते हैं। X fathers brother grandchild मतलब X की जनरेशन में ही आ जाएगा कहीं पे,
अगर सेम जनरेशन में आ रहा है तो सेकंड कजन हो ही नहीं सकता वंस रिमूव, क्योंकि वंस रिमूव में तो या तो एक जनरेशन ऊपर आता है, एक जनरेशन नीचे आता। अगर सेम जनरेशन में आ रहा है तो हो नहीं सकता पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना रूल आउट हो गया यहाँ पे। सेकंड देखते हैं, एक्स फादर्स फादर, एक्स फादर्स फादर ब्रदर ब्रदर का सन। तो यहां पे अपना जो है आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आ रहा है, क्योंकि ये सेकंड एक्स का जो है सेकंड कजन वंस रिमूव्ड, एक जनरेशन ऊपर आ रहा है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था उस अकॉर्डिंग। क्लियर? इनके बीच में कॉमन एंसेस्टर कौन आ रहा है? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। क्लियर? इसलिए सेकंड कजन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा मूव करते हैं। एक्स इज ए's फर्स्ट कजन, वाई इज एक्स फर्स्ट कजन, Z is Y's first cousin. What is the closest relationship possible between X and Z? तो closest relationship बतानी है। अगर अपन assume करते हैं X और Z को अगर अपन sibling मान लेते हैं, according to options अपन move करते हैं, X and Z are siblings. X is A's first cousin. यहाँ पे इनका कोई पेरेंट्स है, पेरेंट का कोई ब्रदर सिस्टर है, उसका सन या डॉटर है A. ए का फर्स्ट कजन एक्स हो जाएगा, एक्स का फर्स्ट कजन ए हो जाएगा। वाई इज एक्स फर्स्ट कजन। अब वाई को अपन ए के साथ भी रख सकते हैं और वाई को अपन एक और भाई बहन मतलब ब्रदर और सिस्टर ड्रॉ करके वाई को अपन वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जेड इज वाईज फर्स्ट कजन एंड वाई इज एक्स फर्स्ट कजन, ये भी पॉसिबल हो रहा है। सो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप बताना तो एक्स और जेड के बीच में अपन सिबलिंग का रिलेशनशिप बता सकते हैं, इससे क्लोज रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। क्लियर? Who is the common ancestor between X and Y? Who is X first cousins twice removed? ओके, तो डायग्राम के थ्रू अपन को ड्रॉ करना पड़ेगा। X ग्रैंड पेरेंट्स X के ग्रैंड पेरेंट्स एंड Y's ग्रैंड पेरेंट, मतलब Y के ग्रैंड पेरेंट, मतलब Y यहाँ पे आएगा, Y के ग्रैंड पेरेंट। सो क्या ये एक्स का फर्स्ट कजन वंस ट्वाइस रिमूव्ड हो रहा है? हाँ, यहाँ पे हो रहा है एक्स का फर्स्ट कजन ट्वाइस रिमूव। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे ऑप्शन चेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में गिवन है इधर ए और बी भी हो सकते हैं, मतलब दोनों आंसर हो सकते हैं। एक्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड वाइज ग्रैंड पेरेंट्स, वाई के जो है ग्रैंड पेरेंट। क्लियर? सो यहाँ पे भी ट्वाइस रिमूव्ड आ रहा है और सेकंड फर्स्ट कजन आ रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर है। क्लियर? सो इधर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी विल बी आर राइट आंसर, दोनों के अंदर पॉसिबिलिटी आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स फादर्स आंट इज, एक्स फादर की आंट मतलब यहाँ पे आ जाएगी एक्स फादर आंट इज, एक्स का रिलेशन बताना है फादर की जो आंट है उसके साथ, तो क्या हो जाएगा? ये ग्रेट आंट हो जाएगा यहाँ पर रिलेशन। अगर अपन चेक करते हैं तो ग्रैंड आंट इसलिए नहीं ले सकते, वो बिट वियर्ड साउंड करता है, अपन को पैसेज में मेंशन है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आर राइट आंसर, ग्रेट आंट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे अपना सेकंड पैसेज जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड था वो भी सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा ट्रिकी था पर इजीली अपन इसको बना सकते हैं। अगर अपन को सारी डेफिनेशंस क्लियर हो जाए यहाँ पे जो अपन को पैसेज में मेंशन थी, उसको रीड आउट करके अपन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन वाला हो गया अपना क्वेश्चन। तो कोडिंग डिकोडिंग पे भी एक पैसेज आया था, इसको मैं मॉडरेट टू टफ के अंदर रखना चाहता हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब उस समय आप पेपर अगर दे रहे हो फर्स्ट टाइम, अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं करे हो तो थोड़े टफ हो सकते हैं डेफिनेटली। सो यहाँ पे क्या था, अ कंपनी हैज डिजाइन अ बॉट टू फिल्टर सम ईमेल्स। The method used by the filter is to convert emails to a code using a proprietary software. एक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसके कारण वो जो फिल्टर कर देता था ईमेल को, जो भी स्कैम्स होते थे उनको हटा देता था एक सॉफ्टवेयर यूज करके। एंड देन टू चेक द कोड इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन, इफ द कन्वर्टेड कोड मीट्स ईच ऑफ द सेड कंडीशंस देन इट इज फिल्टर्ड आउट एज स्कैम। वो कन्वर्ट करता था जो भी कोड होता था उसके अंदर, और अगर वो कोड जो कंडीशंस गिवन है उसको जो कंडीशन गिवन है अगर वो सेटिस्फाइड होती है तो उस अकॉर्डिंग वो जो है स्कैम अलर्ट हो जाता है उसके अंदर। क्लियर?
So conditions given है, the code should not contain special characters, the code should not contain any special appearing twice consecutively. तो इन conditions के basis पे अपन को check करके बताना है which of the following emails converted to code is scam according to the filter. अगर filter करते हैं और scan करते हैं तो कौन सा जो code है वो स्कैम के लिए आ जाएगा. क्लियर. सो अपन चेक करते हैं हर एक कंडीशन के अंदर. सो ऑप्शन ए बी सी डी, फोर कंडीशंस अपन को गिवन है. चारों को चेक कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे मेंशन है द कोड शुड मीट ईच ऑफ द सेट कंडीशंस. तो अपन को सारी कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी कि वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा. सो फर्स्ट वाले को चेक करते हैं. द कोड शुड नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स दैट इज नॉन अल्फा न्यूमेरिक लेटर. कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है इसके अंदर. सो ये टिक हो जाएगा. इसके अंदर भी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है. इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर है नहीं है. इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर है नहीं है. मतलब फर्स्ट कंडीशन सब में सेटिस्फाई हो रही है. सेकंड चेक करते हैं. द कोड शुड नॉट कंटेन एनी कैरेक्टर्स अपेयरिंग ट्वाइस कॉन्जिक्यूटिवली. कोई भी सेम लेटर जो है ट्वाइस नहीं आना चाहिए एक साथ. तो यहाँ पे कोई लेटर आ रहा है क्या ट्वाइस? नहीं आ रहा है. नंबर आ रहे हैं. अपन की बात हो रही है लेटर की. ऑप्शन नंबर बी के अंदर कोई लेटर ट्वाइस आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे. सी के अंदर कोई ट्वाइस आ रहा है? नहीं आ रहा. पर डी में अगर अपन देख रहे हैं तो ट्वाइस आ रहा है. सो ये कंडीशन रूल आउट हो जाएगी यहाँ पे. द कोड शुड नॉट कंटेन एनी कैरेक्टर अपेयरिंग. ओके, यहाँ पे कैरेक्टर की बात हो रही है. तो यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर ट्वाइस कॉन्सेक्यूटिवली नहीं आना चाहिए. यहाँ पे कैरेक्टर 5 एक साथ आ रहा है. तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर भी जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है. और यहाँ पे भी ट्वाइस आ रहा है क्या? कोई कैरेक्टर नहीं आ रहा. ठीक है. थर्ड के अंदर था थ्राइस नहीं आना चाहिए कोई भी कॉन्सेक्यूटिवली. तो यहाँ पे एक्स आ रहा है तो यहाँ पे रूल आउट हो जाएगा. थ्राइस इसमें आ रहा है क्या? कोई भी थ्राइस नहीं आ रहा. मतलब राइट हो सकता है. इसमें भी थ्राइस नहीं आ रहा और ट्वाइस नहीं आ रहा था तो थ्राइस कैसे आ सकता है? क्लियर. The code should not contain any string that contains a numeric character followed by an alphabetical character. Numeric character followed by an alphabetical मतलब नंबर के बाद अल्फाबेट नहीं आना चाहिए. नंबर के बाद अल्फाबेट इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा. नंबर के बाद अल्फाबेट इसमें नहीं आ रहा. नंबर के बाद अल्फाबेट इसमें आ रहा है क्या? नंबर के बाद अल्फाबेट यहाँ पे आ रहा है. 4 के बाद पी अपन यहाँ पे देख सकते हैं. तो यहाँ पे प्रूफ नहीं होगा. ये वाला नंबर, ये वाला ऑलरेडी सॉरी यहाँ पे फॉलो कर रहा है. नंबर के बाद अल्फाबेट तो ये फॉलो नहीं कर रहा. सो सारी कंडीशंस कौन सा ऑप्शन के अंदर फुलफिल हो रही है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है. तो कौन सा स्कैम हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर बी. क्लियर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following emails is converted to code is scam according to the filter? So यहाँ पे अगेन अपन को चेक करनी पड़ेगी सारी कंडीशंस. The code should not contain any special character. किसी में भी नहीं आ रहा स्पेशल कैरेक्टर. The code should not contain any character appearing twice consecutively. कोई भी कैरेक्टर ट्वाइस इसमें आ रहा है, ये गलत हो जाएगा. इसमें भी ट्वाइस आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा. इसमें कोई भी कैरेक्टर ट्वाइस नहीं आ रहा. ठीक है, चेक करते हैं. अब नन ऑफ दीज हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है. थ्राइस नहीं आना चाहिए कोई भी कैरेक्टर. ट्वाइस नहीं आ रहा तो थ्राइस नहीं आ सकता इसमें. द कोड शुड नॉट कंटेन एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन्स अ न्यूमेरिक कैरेक्टर फॉलोड बाय. कोई नंबर आ ही नहीं रहा तो नंबर के बाद अल्फाबेट नहीं आ सकता. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द कंडीशंस यूज्ड इन द फिल्टर? सेकंड कंडीशन इज रिडंडेंट इन लाइट ऑफ कंडीशन थर्ड. कंडीशन थर्ड इज रिडंडेंट इन लाइट ऑफ कंडीशन सेकंड. सो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर बी. थर्ड कंडीशन जो है वो रिडंडेंट है इन लाइट ऑफ कंडीशन सेकंड. क्लियर. अगर कोई कैरेक्टर 2 बार ही नहीं आ सकता तो 3 बार क्यों आएगा? क्लियर. तो इसके कारण ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा. अ कंपनी है, वही क्वेश्चन है. कैन दिस बॉट बी यूज्ड टू फिल्टर द फिशिंग ईमेल्स? सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. दिस बॉट में फिल्टर सम ईमेल्स बट नॉट ऑल. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्कैमर हैज फिगर्ड आउट अ वे टू मैनिपुलेट द कोड. अब यहाँ पे स्कैमर जो है वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है. उसने फिगर आउट कर लिया कैसे वर्किंग हो रही इस बॉट की. उस अकॉर्डिंग इसने मैनिपुलेट करने के लिए कोड्स को चेंजेस किए. However, he has not yet figured out the manner in which the bot categorize email as scam or not scam.
The loophole works by using a certain macro in an email. The macro transforms the code to the email in a new code using the following sequential steps. कुछ मैक्रो फाइल उसके साथ अटैच हो जाती है जिसके कारण वो कुछ कोड्स को चेंज करता है उसके अकॉर्डिंग, फिर वो फाइंड आउट करता है कि कौन सा स्कैम है कौन सा नहीं है. तो अगर अपन देखते हैं तो क्या कर रहा है फर्स्ट स्टेप के अंदर, T to Z जो अल्फाबेट्स है उनको 1 to 7 में कन्वर्ट कर रहा है. 1 to 7 में कन्वर्ट कर रहा है T2. ठीक है. सेकेंड स्टेप में क्या कर रहा है, जो 1 से 9 नंबर्स है उनको A to I के अंदर कर रहा है. 1 2 3 4 उसको क्या कर रहा है A से I तक में कन्वर्ट कर रहा है. A और लास्ट थर्ड स्टेप वो क्या कर रहा है, नंबर 0 को वो J के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहा है. नंबर 0 जहां पे भी आ रहा है उसको वो J लिख रहा है. क्लियर. तो उसके अकॉर्डिंग अपन को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कोड जनरेटेड बाय द मैक्रो. अब इसके अकॉर्डिंग मैक्रो ने कौन सा कोड जनरेट करा होगा वो अपन को चेक करके बताना है. सो यहां पे अपन एलिमिनेशन का मेथड यूज करेंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन अगर अपन देखते हैं, पहले वो क्या कर रहा था अल्फाबेट्स को नंबर में कर रहा था और जो नंबर आ रहे थे उनको वापस अल्फाबेट्स में कर रहा था. क्लियर. सो यहाँ पे अपन देख रहे 2 विजिबल है. अगर 2 होता, अगर मैक्रो अगर इसको कन्वर्ट करता तो बी के अंदर कन्वर्ट कर चुका होता, पर यहाँ पे 2 अभी भी विजिबल है, मतलब ये वाला कोड नहीं है. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं. सेकेंड ऑप्शन के अंदर अपन को देखो Z विजिबल है. यहाँ पे Z अगर होता तो उसकी जगह 7 हो जाता और 7 वापस कन्वर्ट हो जाता G के अंदर, तो Z यहाँ पे नहीं आना चाहिए था. सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है. थर्ड के अंदर चेक करते हैं तो O को वो क्या कर रहा था J से चेंज कर रहा था, पर यहाँ पे O अभी भी वैसे विजिबल है, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर राइट आंसर. क्लियर. तो यहाँ पे अगर एलिमिनेशन ट्राई करते हैं तो इजीली क्वेश्चन बन जाता है. अगर इंडिविजुअली अपन हर एक को चेक करते रहेंगे तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा. डायरेक्ट अपन ने देखा कौन सा चीज कन्वर्ट नहीं हो रहा है उसको अपन ने मार्क कर दिया. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द कंपनी दैट क्रिएटेड द बॉट रिवर्स इंजीनियर्ड द स्कीम ऑफ द स्कैमर. ठीक है. This company wants to use the following steps to transform the macro generated code into the original code. Okay, so transform. ठीक है. What is the order in which these steps should be undertaken to fulfill the company's aim? अब कंपनी क्या कर रही थी, रिवर्स कर रही है वापस से, जो भी उसने कोड करा है उसको वो वापस से रिवर्स. तो इनमें से कौन से स्टेप अगर वो फॉलो करेगी तो उसके बाद में उसका रिवर्स हो जाएगा. अगर स्टेप फॉलो करती 1 तो पहले वो 1 को चेंज करेगा, देन सेकंड, देन थर्ड. तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन नॉर्मली अपन सोचते कि उसने 1 स्टेप फॉलो करा था, सेकंड स्टेप फॉलो करा था, देन थर्ड स्टेप फॉलो करा था, अगर इसी को रिवर्स ऑर्डर में कर देगा तो आंसर आ जाएगा. पर यहाँ पे आंसर उससे भी नहीं आएगा. यहाँ पे 1 रिवर्स ऑर्डर में लाने के बाद भी आंसर नहीं आएगा. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि अपन कोई भी स्टेप को कैसे भी अरेंज कर दे, जो ओरिजिनल आउटपुट था वो अपना अचीव नहीं हो सकता. इसको अपन एक एग्जांपल से भी अचीव कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल ले सकते हैं A1ZO. एक एग्जांपल अगर अपन ये लेते हैं तो फर्स्ट कोड ये, इसको कन्वर्ट करना है. पहले कन्वर्जन अपन देखते हैं, अपन को जो यहाँ पे गिवन था. पहले क्या कर रहा है, T से लेकर Z तक जो इसको 1 से 7 में कर रहा है, तो Z को क्या कर देगा 7. उसके बाद क्या कर रहा है, 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है उसको A से I के अंदर कर रहा है. सो 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है यहाँ पे A आ जाएगा. 1 से लेकर 9 में यहाँ पे A आ जाएगा. यहाँ पे 7, O को J से रिप्लेस कर रहा था. क्लियर है, ये अपना कोड आया है. अब इसी कोड को अगर अपन वापस से रिवर्स करते हैं, AA7J, रिवर्स के अकॉर्डिंग क्या है, A की जगह क्या आना चाहिए 1, सो 1 1 7 और J की जगह वापस 0. ठीक है. अब 1 1 की जगह क्या आना चाहिए, 1 1 की जगह T आना चाहिए, तो TT70. तो आप कितने भी पॉसिबिलिटी ले लो, जो अपना ओरिजिनल कोड है वो वापस रिवर्स स्टेप के अंदर 100% श्योरिटी नहीं है कि वही कोड अपन को शो हो जो अपन ने प्रीवियसली बनाया था जिसका. तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे. तो किसी भी स्टेप को किसी भी ऑर्डर के अंदर अपन लेते हैं तो उस कंपनी का जो एम है वो अचीव नहीं हो पाएगा. क्लियर. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर. सो यहाँ पे अपना कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो पैसेज आया था वो भी अपन ने सॉल्व कर दिया. अब फर्स्ट पैसेज देखते हैं जो आया था.
थोड़ा सा क्रिटिकल मिक्स पैसेज है, इसको ब्लड रिलेशन कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल बेस्ड है, थोड़ा सा पैसेज पढ़ने के बाद उसके ऊपर ही बेस्ड है सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्वीन एलिजाबेथ इन द पीरियड डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज। अब क्या सेंटेंस था? ड्यूरिंग हर ग्रैंडफादर्स reign एलिजाबेथ वॉज द थर्ड इन द लाइन ऑफ सक्सेशन। एलिजाबेथ जो थी वो थर्ड इन द लाइन ऑफ सक्सेशन थी इन हर ग्रैंडफादर्स reign। ब्रिटिश थ्रोन बिहाइंड हर अंकल एडवर्ड एंड हर फादर। तो फर्स्ट कौन हो जाएगा? अंकल फर्स्ट कौन हो सकता है? एडवर्ड हो सकता है या उसके फादर। सेकंड में भी एडवर्ड या फादर में से कोई एक आएगा। थर्ड पे कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ। तो यहाँ पे अपन को बताना है कौन सा इसके अकॉर्डिंग ट्रू हो सकता है कि उसके अंकल एडवर्ड का अगर कोई चाइल्ड होता तो एडवर्ड के बाद उसके चाइल्ड की चांस आती पहले, तो एलिजाबेथ की चांस तो बाद में आती। शी वॉज नॉट द ओल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ हर फादर। हर अंकल एडवर्ड वॉज यंगर। अगर यंगर होते तो एलिजाबेथ का कौन सा होता? सेकंड इन द लाइन ऑफ सक्सेशन होती। हर फादर वॉज यंगर देन हर अंकल एडवर्ड। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। पहले उसके अंकल एडवर्ड आएंगे, उसके बाद उसके फादर आएंगे और फादर के बाद एलिजाबेथ आएगी, तभी थर्ड इन द लाइन ऑफ सक्सेशन होगा। क्लियर? अगर उसके अंकल जो एडवर्ड थे अगर वो यंग होते तो पहले उसके फादर आते एलिजाबेथ के, और एलिजाबेथ के फादर के बाद एलिजाबेथ खुद आती, तो सेकंड हो जाता। पर यहाँ पे क्या है? थर्ड इन द लाइन ऑफ सक्सेशन बताना था, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। क्लियर? इफ ड्यूरिंग द reign of George VI and his queen consort had given birth to a boy, then for the purpose of this question assume that higher presumptive and higher apparent are conceptually the same. ओके अगर जॉर्ज सिक्स एंड जॉर्ज क्वीन का कोई बॉय होता तो उसके अकॉर्डिंग अपन को आंसर बताना है। अगर उनका कोई सन होता तो वो ही डेफिनेटली उसके बाद उनका हाई प्रेजेंटेटिव होता, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। क्लियर? एलिजाबेथ वुड हैव नो, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। अगर उसके बाद कौन थ्रोन पे आता? जो इसका सन होता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स वॉज द reigning monarch ऑफ अ कंट्री विच फॉलोड द रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर। प्राइमोजेनेचर क्या होता है? जो भी एल्डर चाइल्ड होता है, चाहे सन हो चाहे फिर डॉटर हो, वो थ्रोन के ऊपर आ जाता है अगर उसमें प्रेफरेंस नहीं मेंशन हो कि प्राइमोजेनेचर कौन सा है। अगर मेल प्रेफरेंस प्राइमोजेनेचर होगा तो जो मेल मेंबर होगा फैमिली में, जो एल्डर होगा वो थ्रोन पे आता है, और फीमेल के अकॉर्डिंग होगा तो जो फीमेल एल्डर होगी वो आएगा। पर यहाँ पे मेंशन नहीं है अपन को कौन सा प्राइमोजेनेचर है, तो मतलब एल्डेस्ट चाइल्ड जो भी होगा वो थ्रोन पे आएगा। क्लियर? फॉर डिटरमाइनिंग द सक्सेशन the law of succession also holds that children born out of wedlock cannot be in the line of succession. जो भी children wedlock के थ्रू होते हैं उनको line of succession में कोई जगह नहीं मिलती। Looking at a picture of her higher presumptive, ठीक है, he that is X said he is the son of my mother's daughter. अब वो अपना higher presumptive को देखते हुए बता रहा है ये चीज, तो क्या बोल रहा है? he is the son of my mother's daughter. my mother's मदर की डॉटर मतलब वाई की एक्स की सिबलिंग हो गई और उसका सन है वो। तो यहां पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक्स इज मैरिड टू हिज सिस्टर, एक्स डज नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। एक्स का अगर चिल्ड्रन नहीं होता तो उसके बाद पहले ये वाली पर्सन आ जाता थ्रोन पे, पर यहां पे क्या बोल रहा है? एक्स के बाद डायरेक्ट ये आ रहा है, एक्स डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, बोथ बी एंड सी। सो यहाँ पे अपन को क्या अज्यूम करना पड़ेगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? एक्स इज मैरिड टू हिज सिस्टर। अगर एक्स अपनी सिस्टर से मैरिड करता है तभी जो उनका सन है वो नेक्स्ट हायर प्रेजेंटेटिव इसमें बन रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ द हायर प्रेजेंटेटिव ही सेड ही इज द सन ऑफ माई मदर्स डॉटर। अपने हायर प्रेजेंटेटिव के बारे में बता रहा है, इसलिए अपन को कंडीशंस के अकॉर्डिंग यही बताना पड़ेगा कि एक्स की जो मैरिज है उसी की सिबलिंग के साथ हुई है। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। थोड़ा वियर्ड है पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को लॉजिकली आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द पैसेज? एलिजाबेथ सेकंड रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड, एलिजाबेथ फर्स्ट डिड नॉट रूल ओवर स्कॉटलैंड। सो इसका अपन को पैसेज के अंदर मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है एज शी वाज द फर्स्ट एलिजाबेथ इन द स्कॉटलैंड। इसकी बात हो रही है यहाँ पे एलिजाबेथ सेकंड विच ऑफेंडेड मैनी स्कॉट्स। एलिजाबेथ सेकंड जो है वो फर्स्ट एलिजाबेथ है जो कि स्कॉटलैंड के ऊपर रूल कर रही है। सो एलिजाबेथ सेकंड फर्स्ट हो गई और
इससे पहले वाला बताया था एलिजाबेथ स्कॉटलैंड पर रूल नहीं कर रही, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आर राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई आर मैरिड, एक्स एंड वाई आर मैरिड, दे हैड 3 चिल्ड्रन पी क्यू आर, ओके इनके 3 चिल्ड्रन है पी क्यू आर, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज, मतलब आर सबसे बड़ा होगा, देन क्यू होगा, देन पी होगा, तो पी क्यू एंड आर इसके अकॉर्डिंग होगा, आर सबसे बड़ा है। पी हैड 3 चिल्ड्रन, पी के 3 चिल्ड्रन है, क्लियर। पी हैड 3 चिल्ड्रन विद हर हस्बैंड क्यू, अब यहाँ पे अगेन सिबलिंग की मैरिज बता रहा है ये, क्या नेम है उन चिल्ड्रन के, एबीसी, विद हर हस्बैंड क्यू, मतलब पी फीमेल हो गई यहाँ पे। आर हैड 1 चिल्ड्रन विद हर हस्बैंड, आर हैड 1 चिल्ड्रन विद हर हस्बैंड डब्ल्यू, आर का एक चिल्ड्रन है जिसका नाम क्या है, जे। ABC and J do not have any children of their own. Which of the following is the correct line of succession after the death of X? X की डेथ के बाद करेक्ट लाइन ऑफ सक्सेशन क्या होगा, सबसे पहले R आएगा, सबसे पहले R आएगा, R की अगर डेथ होती है तो उसके बाद कौन आएगा, उसका सन या डॉटर आएगा, तो J आ जाएगा, देन J। 2 ऑप्शन के अंदर अभी तक करेक्ट चल रहा है। J के बाद कौन आएगा, J के बाद कौन आएगा, Q आएगा, तो यहाँ पे भी Q आ रहा है, यहाँ पे भी Q आ रहा है। Q की डेथ के बाद कौन आएगा, ABC के अंदर क्या अपन को ऑर्डर गिवन है, P had 3 children with her husband ABC in increasing order of their age, मतलब C सबसे बड़ा है देन B, तो C आएगा, B आएगा, देन A आएगा, C आएगा, B आएगा, देन A आएगा। अब यहाँ पे ऑर्डर जो है करेक्ट मेंशन नहीं है, तो C B A आएगा, A की डेथ होती है तो फिर P आ जाएगी, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर B विल बी आर राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। V is the current monarch of a country that follows the rule of primogeniture. The law of the country also prevent child born out of wedlock from being in the line of succession. V's family is as follow. V का एक ब्रदर है डेमन, his daughter, V की एक डॉटर है R, from his marriage with Emma, who died while giving a birth to a stillborn child, ठीक है। His son Aegon and Armand and his daughter Helena, the 3 of them being born from his marriage with, ठीक है, इसने किसी से मैरिज करी थी, उसके बाद इसके 3 चिल्ड्रन और हुए थे, क्या नेम है उनके, नेम है एगॉन, एमंड एंड हेलेना, मैरिज विथ एलिसन हु इज करेंटली द क्वीन ऑफ स्कॉट, ठीक है। ये सब अनमैरिड एंड डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। एलिसेंट वांट्स टू मेक हर एल्डेस्ट सन एगॉन, एलिसेंट जो थी, जो सेकंड वाइफ थी, जिसके तीनों चिल्ड्रन थे, उसमें ये चाहती थी कि जो एगॉन है उसको थ्रोन हायर प्रिजर्वेटिव बनाए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड हेल्प हर सक्सीड इन हर प्लान, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या चीज करनी चाहिए जिसके कारण जो एगॉन है वो हायर प्रिजर्वेटिव बन जाए। अब यहाँ पे अगर वो वी को ही किल कर देगा तो किंग बन जाएगा खुद ही, तो उसको तो हायर प्रिजर्वेटिव बनना था कि मतलब उसके डेथ के बाद उसका नंबर आए, वो चीज करनी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी अ राइट आंसर। अगर वो आर को किल कर देता है तो इसकी डेथ के बाद डायरेक्ट प्रिजर्वेटिव कौन हो जाएगा, एगॉन, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फैक्ट ऑफ द क्वेश्चंस अबाउ अज्यूम दैट आर हैड द फॉलोइंग चिल्ड्रन आउट ऑफ वेडलॉक, ठीक है, वेडलॉक के कारण इसके चिल्ड्रन है जे, एल एंड जॉफ्री, ठीक है, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एजेस, मतलब सबसे बड़ा ये है, देन ये, देन ये। None of them have any children of their own. What would be the place of Daemon in the line of succession during the, ओके, यहाँ पे डेमन का बताना था तो इसको प्रीवियस वाले के साथ ही कनेक्ट करें। यहाँ पे इसके चिल्ड्रन बता रखे हैं, तीनों वेडलॉक्स हैं, जे, एल एंड जॉफरी। सो डेमन का क्या लाइन ऑफ सक्सेशन होगा उसको अपन को बताना है। What would be the place of Daemon in the line of succession during the Viceroy's time?
तो वाइसर्स टाइम के टाइम डेमन का क्या सेक्शन हो जाएगा, पहले आर आएगा, उसके बाद ए, ये एगोन और अपन ने जो आमंड और हेलेना करे थे ये तीनों आएंगे, क्योंकि ये तो वेडलॉक के थ्रू नहीं थे, मतलब ये लाइन ऑफ सक्सेशन में आ सकता है, तो आर आ गया। उसके बाद 3 चिल्ड्रंस के सेकंड वाइफ से थे जो आएंगे। अब ये तो वेडलॉक से थे तो ये आ नहीं सकते लाइन ऑफ सक्सेशन में। इनकी डेथ के बाद कौन आएगा, डेमन। तो डेमन का नंबर कौन सा हो गया, 1 2 3 4 एंड 5th नंबर पे लाइन ऑफ सक्सेशन के। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। क्लियर। सो यहाँ पे अपन ने जितने भी एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व कर लिए। सो पेपर अपन ने एनालिटिकल का पूरा सॉल्व कर दिया, जो भी एलेट के अंदर आया था प्रीवियस ईयर। मैंने आपको डिफिकल्टी लेवल बताया है। डायरेक्शन सेंस का बहुत ज़्यादा इजी था, बाकी क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी लेवल साइड पे थे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ वो थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा मॉडरेट टू टफ की तरफ था। पर अगर अब आप प्रैक्टिस करते, पेपर का लेवल आपको पता पड़ गया, इस अकॉर्डिंग अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हो तो डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं मुझे। ओके।